Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today I am going to teach you the topic basic synchronization principles. Let's start. In this topic, we will discuss about the coordinating processes, cooperating processes, semaphore synchronization principles, mutual exclusion, critical section, and all these type of topics which are related to each other. So first of all, we will start what is the synchronization. देखिए स्टूडेंट, सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के साथ में यूज होता है। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं? प्रोसेसेस को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरी होती है हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होती हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का मतलब होता है वो प्रोसेसेस जो एक दूसरे से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करती हैं और ना ही वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करती हैं, ना ही वो एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करती हैं। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना अपना वर्क करती हैं। दूसरी टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं वो होती हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर कर रही हैं या किसी रिसोर्स को शेयर कर रही हैं। तो जहां प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ में डेटा रिसोर्स शेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ में किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो प्रोसेसेस कहलाती हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब जब प्रोसेसेस कोऑपरेटिंग होती हैं तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज कंसर्न विद कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस दैट शेयर सम रिसोर्सेज। यानी किसी न किसी तरीके से प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ में कोई रिसोर्स शेयर कर रही हैं, तो हम उनको कहेंगे वो कैसी प्रोसेसेस हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। और उनके बीच में क्या रिक्वायरमेंट है? किसकी रिक्वायरमेंट है? सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। These common resources may include data structure और physical devices. इन ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोई भी डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई रीड ओनली टाइप की फाइल हो सकती है, कोई फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है। Cooperating processes must synchronize with each other when they are used shared resources. In order to cooperate concurrent execution, the process must communicate and synchronize. कॉपरेट करने के लिए प्रोसेसेस में क्या कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें, प्रोसेसेस कॉपरेट करें, इसके लिए क्या जरूरी है कि प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करें। तो प्रोसेस आर एग्जीक्यूट विद अनप्रेडिक्टेबल स्पीड, yet to communicate one process must perform some action such as sending the value, changing the value of a variable or sending a message that the other process detect. अब क्योंकि प्रोसेसेस की स्पीड जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है, कौन सी प्रोसेस कब कंप्लीट होगी ये किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं पता, वो प्रोसेस कब तक रिसोर्स को यूज करने वाली है ये प्रोसेस को नहीं पता किसी और को। तो कैसे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। तो इसके लिए वो क्या मेथड यूज करती है? या तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करके बताती है या किसी तरह से मैसेज पास करती है एक दूसरे को, जिससे कि वो इन्फॉर्म कर सकें, बाकी के प्रोसेसेस को बता सकें, इन्फॉर्म कर सकें कि भाई उन्होंने रिसोर्स फ्री कर दिया है या इस समय वो किसी रिसोर्स को यूज कर रही है। तो एक दूसरे के साथ में किसी न किसी तरह से मैसेज पास करके, किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करके वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं, बताती हैं। तो इस तरह से वो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनता है। thus we can view synchronization as a set of constant on ordering of event. The reason for providing an environment that allow process cooperation are, रीजन क्या है इस तरह का कॉपरेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करने का? इसके 4 रीजन हम बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पहला मेथड तो क्या है? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम कॉपरेट कर रही हैं प्रोसेसेस। कंप्यूटेशन स्पीड अप के लिए कर रही है, कन्वीनियंस के लिए कर रही है और मॉड्यूलरिटी के लिए कर रही है। मॉड्यूलरिटी मीन्स कि हम पूरे प्रोग्राम को अल्पू या बड़े किसी सॉफ्टवेयर को एक साथ एग्जीक्यूट कराने की बजाय, एक साथ बनाने की बजाय हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसे तैयार करते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को सेपरेटली
एग्जीक्यूट कराते हैं। और लेकिन उनके बीच में क्या होता है, लिंक होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो वो तभी होता है जब उनको मॉड्यूल्स में हम कराते हैं। तो मॉड्यूलरिटी में वर्क करना है तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। अब सेपरेटली हम एक बार इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। इंटरेक्टिंग प्रोसेस क्या होती है? इन सिंगल प्रोसेस सिस्टम, जहां एक ही प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं, उनको कहते हैं हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम या यूनी प्रोसेसर सिस्टम। In single processor system, by the multi-programming, several processes may permitted to execute concurrently. जैसा कि हमने देखा है कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, लेकिन हम मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे पास में सिस्टम में अवेलेबल है। हमारी प्राइमरी मेमोरी में, रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस अवेलेबल होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होती हैं, जिनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं लगातार। The processes of an application interact with one another to coordinate their activity or to share some data. ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं अपनी एक्टिविटीज को और डेटा को शेयर करती हैं। दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस। क्योंकि एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, डेटा शेयर करती हैं, इसलिए इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, in batch multi-programming systems, in order to make a process to share information with another process, the information is written in the file by one process and this file is read by another process. जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, बैच मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, बैच मल्टी प्रोग्रामिंग में हम इंटरेक्शन नहीं करते, इंटरेक्टिव नहीं होती हैं प्रोसेसेस। तो क्या करती है, एक प्रोसेस ने अपना काम किया और दूसरी प्रोसेस को से इन्फॉर्म करना है, तो वो क्या करेगी, फाइल के अंदर डेटा को राइट कर देगी और वो रिटन फाइल जो वो दूसरी प्रोसेस रीड कर लेगी। तो इस तरह से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में क्या करते हैं, व्हाइल इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स मेक दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसेस बाय अलाउइंग यूजर to create processes and make the output of one process as the input for another process. एक टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर एक ही प्रोसेस का आउटपुट किसी दूसरी प्रोसेस के इनपुट की तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से इंटरेक्टिंग प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस जो कोऑर्डिनेट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन कंक्यूरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस लगातार चलती रहती हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली हो, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हो, चाहे वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हो, एक के बाद एक हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होती हैं वो हमने आपको बताया कौन सी होती है, जो ना एक दूसरे को इफेक्ट करती है ना ही किसी से इफेक्टेड होती हैं। जबकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं या किसी न किसी तरह से एक दूसरे से इफेक्टेड होती हैं। तो जो प्रोसेसेस एक दूसरे से किसी न किसी तरह से इफेक्टेड हो रही हैं, डेटा शेयर कर रही हैं, वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहलाती हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है और डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज होती हैं। जैसे कि लिनक्स वगैरह सिस्टम आप यूज करते हैं, यूनिक्स यूज करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, जैसे फॉर कमांड होता है, ज्वाइन कमांड होता है, क्विट कमांड होता है, जिनके थ्रू प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं, कंबाइंड होती हैं, बंद होती हैं। तो उनके लिए कमांड्स हम यूज करते हैं सिस्टम्स में क्रिएट करने के लिए। इसके बाद में अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी जब प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से जो कम्युनिकेट करती है, उसको कहते हैं हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी एक इस तरह की मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। Yani inter-process communication provide a mechanism to allow processes to communicate and synchronize their actions. तो इस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम शॉर्ट में आईपीसी भी बोलते हैं। तो आईपीसी इज बेस्ट प्रोवाइडेड बाय अ मैसेज सिस्टम। इसको मैसेज पासिंग सिस्टम भी बोलते हैं, मैसेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो मैसेज सिस्टम के थ्रू आईपीसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आईपीसी फैसिलिटी प्रोवाइड एटलीस्ट टू ऑपरेशन। इसमें दो ऑपरेशन चलते हैं हमारे, सेंड एंड रिसीव, सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज। अब हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल अब हम सपोज करते हैं हमारे पास में प्रोसेस है, एक प्रोसेस है पी और दूसरी प्रोसेस है क्यू। और प्रोसेस पी
क्यू प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेट करना चाहती है, जो कि मैसेज सेंड करेगी। तो इफ प्रोसेस पी एंड क्यू वांट टू कम्युनिकेट, दे मस्ट सेंड मैसेज टू एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ईच अदर। अ कम्युनिकेशन लिंक मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब यहाँ पर प्रोसेस पी और क्यू आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो एक दूसरे को मैसेज सेंड करेंगी। अब एक वर्ड आता है नेमिंग। नेमिंग का मतलब होता है कि जब प्रोसेसेस एक दूसरे को नाम देती हैं और नाम से कम्युनिकेट करती हैं, तो उसको कहते हैं नेमिंग स्कीम। और ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर काम में आता है। प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट मस्ट हैव अ वे टू रेफर टू ईच अदर। दे कैन यूज आइदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये दो तरह से कम्युनिकेशन कर सकती हैं प्रोसेसेस, या तो डायरेक्टली कर सकती हैं या इनडायरेक्टली कर सकती हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये होता है जब, डायरेक्ट कम्युनिकेशन तब होता है जब दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को नाम देते हैं। नेमिंग स्कीम जो पढ़ी हमने, इसमें दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के नाम से उनको मैसेज सेंड करती हैं। जैसे पी मैसेज, क्यू वो मैसेज सेंड कर रही है। तो हमारे पास में जो प्रिमिटिव है सेंड और रिसीव प्रिमिटिव, दोनों को पता है, दोनों के अंदर नाम जाएंगे और पता चलेगा कि किसने मैसेज किसको भेजा है और किसके पास से मैसेज आया है। तो in the direct communication, each process that want to communicate must explicitly name the recipient। जो भी प्रोसेस है जो किसी दूसरी प्रोसेस को मैसेज भेज रही है, वो एक्सप्लिसिटली नाम देगी रिसिपेंट को और द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन। और इसी तरह से सेंडर को भी नाम दिया जाएगा, रिसिपेंट को भी नाम दिया जाएगा। इन दिस स्कीम द सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव आर डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे सेंड और रिसीव प्रिमिटिव को, सेंड पी कॉमा मैसेज, पी क्या है प्रोसेस का नाम, तो सेंड कर रहे हैं मैसेज किसको, पी को मैसेज सेंड कर रहे हैं। ऐसे ही रिसीव प्रिमिटिव लिखेंगे तो रिसीव क्यू मैसेज, यानी रिसीव कर रहे हैं मैसेज, किससे रिसीव कर रहे हैं, क्यू से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों को नाम दिया है, यहाँ पे हम बता रहे हैं किसको भेज रहे हैं और किससे रिसीव किया, तो दोनों को नाम दिया गया, तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब दो प्रोसेसेस जिनको बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक भी होना चाहिए, तभी उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन लिंक इन दिस स्कीम इज एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली बिटवीन एवरी पेयर ऑफ प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट। तो जो भी दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। द प्रोसेस नीड टू नो ओनली ईच अदर्स आइडेंटिटी टू कम्युनिकेट। इसमें सिर्फ उन दोनों प्रोसेसेस को जिनको कम्युनिकेट करना, उन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रही हूँ तो मुझे आपका आईडी पता होना चाहिए, ऐसे आप अगर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपको आईडी पता होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसी तरह से प्रोसेसेस जब सेंड करती है तो एक दूसरे का आईडी, एक दूसरे का नाम उन्हें पता होगा, तो वो कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हो जाएगा। between each between each pair of process there exists exactly one link। हर पेयर के बीच में, जो भी प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उस हर पेयर में के बीच में क्या होगा, एक लिंक जो है, एग्जैक्टली एक लिंक जो है वो क्रिएट होगा। द लिंक इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल। और वो लिंक कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से मैसेज आ जा सकते हैं। पी, जैसे पी और क्यू दो प्रोसेसेस ली थी हमने अभी ऊपर, तो पी प्रोसेस क्यू को मैसेज भेज सकती है, क्यू प्रोसेस पी को मैसेज भेज सकती है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। इन कम्युनिकेशन इफ बोथ द सेंडर एंड receiver processes have to name each other, then this is called symmetry in addressing। जब कम्युनिकेशन में दोनों प्रोसेस, सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच में नाम, दोनों ने एक दूसरे को नाम दे रखा होता है, जैसे पी और क्यू दोनों नाम दे रखे हैं, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्री इन एड्रेसिंग, दोनों के एड्रेस दोनों को पता है। But if only the sender name the recipient and the recipient is not required the name of the sender, then this scheme is called asymmetry in the addressing। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम सेंडर है उसने रिसिपेंट को तो नाम दे रखा है किसको मैसेज भेजना है, लेकिन जो रिसिपेंट है उसको नहीं पता होता कि मैसेज किसके पास से आया है, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम एसिमेट्री इन एड्रेसिंग। तो इसमें क्या यूज करते हैं, उसका आईडी यूज जाता है बजाय उसके नाम के। जैसे इसको कैसे करेंगे, जैसे सेंड किया, किसको मैसेज भेजना है, पी को मैसेज भेजना है, ये तो पहले की तरह हो गया। लेकिन जो रिसीव करने वाला है उसको पी, ये नहीं पता चला वो क्यू की तरफ से आ रहा है, उसको क्या जाएगा, सिर्फ आईडी जाएगा और मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर नाम नहीं पता चल रहा,
कि मैसेज क्यू की तरफ से आ रहा है, उसका आईडी जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर होता है तो इसको कहते हैं एसिमेट्री इन एड्रेसिंग। और यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, तो उसे कहेंगे हम सिमेट्री इन एड्रेसिंग। तो ये कहलाता है हमारा पूरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो पहला मेथड है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो इस तरह से शो होता है। इसके बाद में सेकेंड मेथड आता है हमारा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर अब हम प्रोसेसेस को, जैसे इसमें तो डायरेक्टली नाम दिया था प्रोसेस को, पी प्रोसेस, क्यू प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसे प्रोसेसेस के नाम से उनको नहीं भेजते, ना ही उनके आईडी से भेजते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉमन मेल बॉक्स रखा जाता है, शेयर्ड मेल बॉक्स रखा जाता है, और उसी मेल बॉक्स के थ्रू प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करती हैं। कैसे करेंगी, जिस प्रोसेस को, जैसे एक प्रोसेस है उसे दूसरी किसी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है, तो वो अपना जो भी मैसेज है वो उस मेल बॉक्स में डाल देगी। दूसरी प्रोसेसेस जो उसको शेयर कर रही है वो वहां से मैसेज को रिसीव करेंगी, और जिस प्रोसेस से भी रिलेटेड वो मैसेज होगा वो प्रोसेस उसको लेगी और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने यूज में लेके आ जाएगी, उस मैसेज को उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगी। तो ये शेयर्ड मेल बॉक्स जो भी रिलेटेड प्रोसेस होती है उनके बीच में शेयर किया जाता है। तो विद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन द मैसेज आर सेंट टू एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्सेस। मेल बॉक्सेस को यूज करते हुए मैसेजेस को सेंड और रिसीव किया जाता है। A mailbox can be viewed as an object into which message can be placed by processes and from which message can be removed. जो मेल बॉक्स है उसी में मैसेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैसेज प्लेस किए जाते हैं प्रोसेस के थ्रू, और उसी में से मैसेज को रिमूव किया जाता है, वो भी प्रोसेसेस के थ्रू किया जाता है। ईच मेल बॉक्स हैज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हर मेल बॉक्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक आईडी होती है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसेस के ग्रुप हो सकते हैं और अलग अलग मेल बॉक्सेस हो सकते हैं एक सिस्टम के अंदर। एक प्रोसेस का ग्रुप एक मेल बॉक्स को शेयर कर रहा है, दूसरी प्रोसेस का ग्रुप दूसरा मेल बॉक्स शेयर कर रहा है, तो उन मेल बॉक्सेस की एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। टू प्रोसेसेस कैन communicate only if the processes have shared mailbox। कोई भी दो प्रोसेस आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकती हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर जब उनके बीच में शेयर्ड मेल बॉक्स हो। शेयर्ड मेल बॉक्स को एक तरह से आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि कॉलेज में आपके सजेशन बॉक्स लगा हुआ है, आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई सजेशन देना है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में तो कैसे किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में तो आप डायरेक्टली गए, आपने जाके टीचर के पास या जिनसे भी कहना है आपने जाके इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप गए डायरेक्टली, आपका नाम उनको पता है या आपने लिखा एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन आपने दे दी, तो एप्लीकेशन में आपका नाम जा रहा है, सेंड रिसीव करने वाले को पता है किसने एप्लीकेशन दी, आपको पता है आपने एप्लीकेशन किसको दी, एक दूसरे का नाम पता है, क्या है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या किया, आपने एक पेज पर नोट डाला और डाल के ना आपने अपना नाम लिखा है ना ही कुछ लिखा है, सिर्फ आपने अपनी जो सजेशन था कंप्लेंट थी वो लिखी और लिख के आपने सजेशन बॉक्स में डाल दी, तो वो क्या शेयर्ड मेल बॉक्स। तो वहां से वो मेल बॉक्स से वो जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट होगा उसके पास चली जाएगी और एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो वहां पे ये नहीं पता चला है किसने भेजी, इंफॉर्मेशन चलेगी, इसी तरह से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसके पास चलेगी, आपको भी नहीं पता कि एक्चुअली किसके पास जानी चाहिए थी, लेकिन वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के पास चलेगी। तो इस तरह से आप इसको व्यू कर सकते हो, समझने के लिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि एक शेयर्ड मेल बॉक्स है जहां पर प्रोसेसेस मैसेज को सेंड कर रही है और वहीं से रिमूव कर रही है। अब यहाँ पे जो मेल बॉक्स का जो आईडी है वो दिया जाता है बजाय कि प्रोसेसेस के नाम देने के। तो सेंड और रिसीव प्रिमिटिव एज इट इज चलते हैं यहाँ पर। सेंड यूज किया, ए क्या है, मेल बॉक्स का नाम, ए मैसेज, तो सेंड कर रहे हैं मैसेज किसको, मेल बॉक्स ए को। ऐसे रिसीव किया मैसेज कहाँ से, मेल बॉक्स ए से। तो यहाँ पर बजाय प्रोसेसेस के नाम देने के या प्रोसेसेस की आईडी देने के, यहाँ पर हम मेल बॉक्स का आईडी देते हैं, जो भी मेल बॉक्स का आईडी होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। इन दिस स्कीम a communication link is established between a pair of processes only if they have a shared mailbox। यहाँ पर communication link तभी बनेगा किसी भी प्रोसेस के बीच में, किसी भी दो प्रोसेस के बीच में शेयर्ड लिंक तभी बनता है जब उनके बीच में शेयर्ड मेल बॉक्स होता है।
और लिंक में बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस, और 2 से ज्यादा प्रोसेसेस भी मेल बॉक्स को शेयर कर सकती हैं, तो लिंक भी उनके बीच में बन सकता है, 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के बीच में भी लिंक क्रिएट हो सकता है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो 2 तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन और दूसरा था इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जो लिंक हमने की बात हम कर रहे हैं बार बार, जो लिंक क्रिएट हो रहा है प्रोसेसेस के बीच में, वो लिंक भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे जीरो कैपेसिटी लिंक। द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। जब लिंक के बीच में कोई कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को मैसेज सेंड करेगी, तो बीच में प्रोसेस वो जो मैसेज है बीच में होल्ड नहीं होगा, बीच में होल्ड नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, तो प्रोसेस के बीच में जो लिंक है, वो लिंक इसमें मैसेज को होल्ड नहीं करेगा। जीरो कैपेसिटी का मतलब है बीच में होल्ड नहीं होंगी। एक प्रोसेस जब मैसेज सेंड कर रही है, तो दूसरी प्रोसेस जब उसे रिसीव कर लेगी, तभी पहली प्रोसेस दूसरा मैसेज वहां पे सेंड करेगी। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस मैसेज सेंड करती जा रही है करती जा रही है और दूसरी प्रोसेस उसको रिसीव नहीं कर रही है और बीच में मैसेज लिंक के ऊपर बफरिंग हो रही है, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की लिंक को कहते हैं जीरो कैपेसिटी लिंक, यानी उसकी कैपेसिटी जीरो है, वो होल्ड करने का काम नहीं कर रहा, वहां पे बीच में वेटिंग नहीं हो रही है। दूसरे होते हैं इसके अंदर बाउंडेड कैपेसिटी। बाउंडेड कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो लिंक है उसके अंदर एक फाइनाइट लेंथ एन, कोई भी नंबर मान लो, इतने मैसेजेस होल्ड हो सकते हैं। तो उतने मैसेजेस तक उसमें अलाउड होते हैं कि इतने मैसेज एक के बाद एक भेजे जा सकते हैं और स्टोर किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा होंगे तो फिर उसके बाद होल्डिंग नहीं होगी, फिर उसके बाद में प्रोसेस नहीं भेज, एक मैसेज नहीं भेज सकती है। लेकिन एक के बाद एक इतने मैसेज बीच में होल्ड किए जा सकते हैं। अगर प्रोसेस पी प्रोसेस क्यू प्रोसेस को मैसेज भेज रही है और क्यू प्रोसेस मैसेज को एक साथ नहीं ले पा रही है, तो तब तक वो बीच में होल्ड होते जाएंगे। तीसरे होते हैं हमारे अनबाउंडेड कैपेसिटी। अनबाउंडेड कैपेसिटी का मतलब होता है इसके अंदर जो क्यू है वो कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है, यानी कितने भी नंबर ऑफ मैसेजेस बीच में लिंक पर वेट कर सकते हैं। मैसेजेस भेजते जाए, प्रोसेस रिसीव धीरे धीरे करती जाएगी और हम एक के बाद एक मैसेजेस यहाँ पर भेज सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ मैसेज यहाँ पर वेटिंग में आ सकते हैं। तो जो जीरो कैपेसिटी है, इसको हम इसके अंदर इसको कई बार हम कहते हैं कि जीरो कैपेसिटी केस इज समटाइम कॉल्ड एज मैसेज सिस्टम विद नो बफरिंग। जो जीरो कैपेसिटी वाले लिंक है उसको कई बार हम कहते हैं मैसेज सिस्टम विद नो बफरिंग, यानी कि ऐसा मैसेज सिस्टम है जिसके अंदर बफरिंग नहीं होती है। बाकी हमारे बाउंडेड और अनबाउंडेड के अंदर बफरिंग है। बाउंडेड के अंदर लिमिटेड बफरिंग है, अनबाउंडेड के अंदर अनलिमिटेड बफरिंग है। तो ये हमारे लिंक के टाइप होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, वो आता है टॉपिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो कहलाता है इसमें, इसका मतलब होता है जब प्रोसेसेस, ये दूसरा टाइप है जो हम सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं कि प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहने के लिए उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो प्रोसेस किसी न किसी तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो रिसोर्स को यूज कर रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये प्रोसेस या तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करें, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोसेस, ये तो हमने पढ़ा भी कि प्रोसेसेस को, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, उनको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस, दैट इज प्रोसेस दैट आर वर्किंग टुगेदर, ऑफन शेयर कॉमन स्टोरेज दैट वन कैन रीड एंड राइट। जो हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है वो कॉमन स्टोरेज भी शेयर करती हैं कई बार, जैसे रीड और राइट कर सकते हैं। द शेयर्ड स्टोरेज मे बी इन मेन मेमोरी और मे बी इन शेयर्ड फाइल। जो शेयर्ड स्टोरेज है वो क्या हो सकता है, हमारी मेन मेमोरी में भी हो सकता है और कोई शेयर्ड फाइल भी हो सकती है। ईच प्रोसेस हैज a sequence of instruction with a clear mark beginning and end, known as critical section। आपने देखा होगा, प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, हर सेक्शन जो भी प्रोसेस है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और हर इंस्ट्रक्शन क्लियरली मार्क्ड होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। When a process is accessing shared modifiable data,
द प्रोसेस इज सेड टू बी इन क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल रीजन। जब कोई प्रोसेस कोई भी शेयरेबल मॉडिफाइबल डेटा एक्सेस कर रही होती है तो वहां पर उसका हम कहते हैं कि वो क्या हो रखा है, उसका क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा है। और जब किसी एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा होता है तो किसी दूसरी प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं हो सकता। ये रूल कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी when a process enter in a critical section, it must complete all instruction therein before any other process is allowed to enter in the same critical region. जब तक किसी दूसरी प्रोसेस को अलाउ किया जाए अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करने के लिए, कब किया जाएगा? जब पहले वाली प्रोसेस अपने सारे इंस्ट्रक्शन सारे काम कंप्लीट कर लेगी। Only the process executing the critical region is allowed to access the shared variable. जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है सिर्फ उसी को ही अलाउ होगा कि वो शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करे। ऑल अदर प्रोसेस शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। बाकी के जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सबको प्रिवेंट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा ऐसा अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करने से। until the completion of the critical section, पहले वाली प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बाकी की सभी प्रोसेसेस को रोक दिया जाएगा। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन विच अ सिंगल प्रोसेस, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? दिस इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन विच अ सिंगल प्रोसेस temporarily exclude all other processes from using a shared resource in order to ensure the system integrity. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? जिसमें कि बाकी की सभी प्रोसेसेस को टेम्परेरीली, परमानेंटली नहीं कर रहे ऐसे, हम टेम्परेरीली हम उन प्रोसेसेस को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, बाकी की सारी प्रोसेसेस को शेयर्ड रिसोर्स को यूज करने से रोक रहे हैं। क्यों? जिससे कि एक बार में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सके और सिस्टम की इंटीग्रिटी बनी रहे। इस चीज को कहते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी एक बार में अगर कोई रिसोर्स शेयर भी हो रहा है तो भी एक बार में एक ही प्रोसेस तो उसको यूज करेगी। मल्टीपल प्रोसेस एक रिसोर्स को कैसे यूज कर सकती हैं? तो एक प्रोसेस अगर एक रिसोर्स को, शेयर रिसोर्स को यूज कर रही है, यानी एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा है, तो बाकी की सभी प्रोसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करने से रोक दिया जाएगा, टेम्परेरी रोक दिया जाएगा। और जब पहले वाली प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर बाकी की प्रोसेसेस जो हैं वो अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर कर सकती हैं वन बाय वन। जो प्रोसेस विन करेगी, कंपटीशन को में विन करेगी, वो प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करेगी। तो जो प्रोसेस विन करेगी उसका क्रिटिकल सेक्शन फायर हो जाएगा, फिर बाकी की प्रोसेसेस फिर से रुक जाएंगी, अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं करेंगे और वेट करेंगी। तो ऐसे करके जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर पाते हैं, उनको हम मल्टीपल टाइम काम में लेके आ पाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन विथ क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद में लास्ट हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा CMA4 का। वो अपना लास्ट पॉइंट है जिसके थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।